Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about staffing philosophy and norms. स्टाफिंग क्या होते हैं और इसकी फ़िलॉसफी और नॉर्म्स के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्टाफिंग एक मैनेजमेंट की टॉपिक है। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। स्टाफिंग क्या होते हैं? जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स होती है उसको फुलफ़िल करते हैं, या फिर जॉब उसमें जो भी नीडफुल चीज़ें होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए जो जॉब प्रोवाइड करते हैं पर्सन्स को, उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। नेक्स्ट डेफिनीशन क्या होती है स्टाफिंग की? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एम्प्लॉइंग एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम प्लान करते हैं स्टाफिंग के लिए, स्टाफिंग प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉइंग देते हैं, या फिर जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको हम डेवलप करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग में हम जो भी हमारी अनफुलफिल नीड्स हैं उसको जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनके द्वारा हम फुलफ़िल करते हैं, उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है गेट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जो भी जॉब के लिए जो भी हर एक जॉब जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है उसके बेस पे जो राइट पीपल्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड करना ही स्टाफिंग होता है। गेट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब के लिए राइट पीपल्स को सेलेक्ट करना ही क्या है? स्टाफिंग है। नेक्स्ट स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफ़र। ये सारी चीज़ें हम स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट वन डिस्कस अबाउट द प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? जब हम किसी पर्सन्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको रखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि क्या टास्क है हमारा और इस टास्क के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स है, कितना ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स है, उसके बारे में हम पहले प्लान बनाते हैं। देन उसके बाद में हम स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, यानी स्टाफिंग करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट में हम किसी भी पर्सोनल को जॉब के लिए रिक्रूटमेंट देते हैं, यानी कि जॉब के लिए उसको हम कोई भी जैसे उसका क्या क्वालिफ़िकेशन है, टास्क क्या, उसके टैलेंट को हम देखते हैं पर्टिकुलर टास्क के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन, हम पर्सोनल को सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन्स के टैलेंट और क्वालिफ़िकेशन के बेस पे सिलेक्शन देते हैं। देन प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्लेसमेंट दिया जाता है जॉब के लिए उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम स्टाफ को ट्रेंड करते हैं और स्टाफ के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं कि वो जो भी स्टाफ हैं उनको हम डेवलप करते हैं, उनकी नॉलेज और उस स्किल्स को भी हम डेवलप करते हैं। रिम्यूनरेशन में क्या होता है? जो पर्सन्स जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उसको हम न्यूमरेट करते हैं, यानी कि जो बोनस मतलब उनके टास्क के अकॉर्डिंग उनकी जो पेमेंट जो सैलरी पेड करते हैं उसको हम रिन्यूमरेशन के अंदर रखते हैं, यानी रिवार्ड्स। इसके अंदर हम रिवार्ड्स हो गए, यानी ये उन्होंने अच्छा वर्क किया तो उसको हम रिवार्ड्स कर देंगे, और बोनस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिन्यूमरेशन में आई, यानी कितना उसको हम पेमेंट करते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है जिसके अंदर हम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके वर्क को क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। उनके परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने कितना इम्प्रूव किया है एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसको हम इवेल्युएट करते हैं। प्रमोशन, यदि पर्सन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं यानी उनके टैलेंट और स्किल्स के बेस पे उनको हम प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसफ़र के द्वारा हम जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, न्यू एम्प्लॉयड को ऐड कर सकते हैं, और जो भी जहाँ पे जिस पर्सन्स की नीड्स होती है उनको वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टाफिंग के। टू इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज।
हमें इंश्योर करना है कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टू डिस्कवर पर्सोनल एंड ऑब्टेन कॉम्पिटेंट, हमें कॉम्पिटेंट पर्सोनल्स को डिस्कवर करना है। जो भी हमारा टास्क है उसको वो परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्पिटेंट है, मतलब एक स्किलफुल एंड टैलेंटेड पर्सोनल को डिस्कवर करना चाहिए। टू इंश्योर द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंटिन्यूटी बनी है और उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, और जो भी जॉब सेटिस्फैक्शन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अनफुलफिल वैकेंसीज़ हैं या फिर जो भी नीड्स है उसको पूरा करना चाहिए। और जो भी वर्क कर रहे हैं उनको हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, उनके सेटिस्फैक्शन को भी इम्प्रूव करना चाहिए। टू बी एबल टू मीट क्राइसिस सिचुएशन, और हमें किसी भी क्राइसिस सिचुएशंस में उनके लिए बहुत अलग अलग डिफरेंट लेवल की मैनेजमेंट भी ज़रूरी होते हैं। यानी कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गया तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको भी हमें जो उनकी नीड्स है उसको फुलफ़िल करानी है। टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑफ केयर, हमें ये निश्चित करना है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो केयर प्रोवाइड हो रही है वो क्वालिटीफुल केयर प्रोवाइड हो रही है कि नहीं। फंक्शंस इन स्टाफिंग्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द टाइप एंड अमाउंट ऑफ सर्विस नीडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितना अमाउंट देना है। यानी जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके लिए हमें कितनी सैलरी पेड करना है, उसके बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे। Determining the personnel categories that have the knowledge and skill to perform needed service measures, और हम पर्सोनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे पर्सोनल्स हैं उनकी कैटेगरीज़ को हमें डिटरमाइन करना है, उनके नॉलेज और स्किल को भी डिटरमाइन करना है कि जो हमें नीडेड सर्विस है, जो हमारी ज़रूरत है, सर्विस की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। Predicting the number of personnel in each job category that will be needed to meet anticipated service demand, और हमें सबसे पहले जो भी पर्सोनल्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना चाहिए कि प्रिडिक्ट करना चाहिए कि जो नंबर ऑफ पर्सोनल हैं हर एक जॉब कैटेगरी में, वो जो भी हमारी एंटीसिपेटेड सर्विस डिमांड्स हैं, यानी जो हमने पहले से सर्विस डिमांड को बना के रखा है कि हमारी ये डिमांड्स है सर्विस की, वो पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, इसको भी हमें डिटरमाइन करना है, प्रिडिक्ट करना है। Next one is obtaining budgeted positions for the number in each job category needed to service for the expected types and number of clients। जो expected types और जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड करना है, और एक नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स जो भी हमने जॉब आइडेंटिफाइड किया है, उस जॉब की कैटेगरीज़ को आइडेंटिफाइज किया है, उसमें जो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं और जो भी एक्सपेक्टेड टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग जो हमने बजट को निर्धारित किया है हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए, वो अच्छे से ऑब्टेन हो पा रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ रिक्रूटिंग पर्सोनल टू फिल अवेलेबल पोजीशन, और जो भी अवेलेबल पोजीशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुलफ़िल नहीं है पोजीशंस एम्प्लॉइंग में, उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट देना है कि जो भी अवेलेबल पोजीशंस हैं उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग पर्सोनल फ्रॉम सुटेबल एप्लीकेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी सुटेबल एप्लीकेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पर्सोनल को अपॉइंट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइंट सर्विस टू अवेलेबल पर्सोनल। जो भी अवेलेबल पर्सोनल है उसके अकॉर्डिंग हमें सर्विस को क्या करना है, असाइन करना है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रोवाइड करना है कि हर एक पर्सोनल्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
नेक्स्ट वन इज़ फिलॉसफी ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या फ़िलॉसफी होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे कि स्टाफिंग के लिए नर्सिंग में क्या क्या फ़िलॉसफी होनी चाहिए। तो फर्स्ट है द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द स्टाफ कैन एडिक्वेटली फुलफिल द नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड देयर बाय इंश्योर बोथ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी केयर। इसमें हम फिलॉसफी के अंदर हम डिस्कस किए हैं कि जो भी पर्सोनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है, तो जो भी पर्सोनल है उसको नॉलेज और स्किल्स कम्प्लीटली एडिक्वेटली है कि नहीं है, कि वो जो भी पेशेंट्स की नीड्स है उसको फुलफ़िल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसको जो भी नीड्स है क्वालिटी केयर में, उसको क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा। तो इसमें हम पर्सनल की नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग हम पर्सन्स को एडमिनिस्टर करते हैं एक जॉब के अंदर। Next one is only professionally trained nurse can provide a high quality of patient care and handle critically ill patient by providing technical and intrapersonal skills। इसमें हम डिस्कस किए हैं कि जो केवल प्रोफेशनल ट्रेंड नर्स ही हाई क्वालिटी केयर पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकती है, और किसी भी क्रिटिकल कंडीशंस को, कोई भी क्राइसिस हो पेशेंट में, उसको वो हैंडल कर सकती है, जिसमें चाहे वो प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हो या फिर एजुकेशन, या फिर पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना हो। इसमें हम किसी भी प्रकार की टेक्निकल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स को भी वो फुलफिल कर सकती है। A professional nurse can not only treat chronically ill patient but also provide health education and rehabilitative care which is more complex। एक प्रोफेशनल नर्स ना कि केवल क्रोनिकली इल पेशेंट को ट्रीट कर सकती है, बल्कि वो पेशेंट्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है और रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करती है विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्रिटिकल सिचुएशंस में। यानी कि जो पर्सोनल है, जो भी नर्स है, उसको यदि अच्छी नॉलेज है और स्किल्स है, तो वो ना केवल क्रिटिकली इल पेशेंट को ट्रीट कर सकती है, बल्कि वो उसके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग जो भी नीडफुल चीज़ें हैं एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है और रिहैबिलिटेटिव केयर भी प्रोवाइड कर सकती है। Next one is by determining patient's needs and doing assignment, job quantification and analysis can be done। हम पेशेंट्स की नीड्स और नीड्स के द्वारा नीड्स को डिटरमाइन करके जो भी जॉब क्वांटिफिकेशन है उसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। All sorts of nurse related plans, example master rotation plan, duty roster etc. should be done by only by nursing head। जितने भी नर्सिंग रिलेटेड प्लान्स होते हैं, चाहे वो मास्टर रोटेशन प्लान, जो भी मास्टर रोटेशन प्लान बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो मास्टर रोटेशन प्लान हो या फिर ड्यूटी रोस्टर्स हो, उसको भी वो एक जो हेड नर्स होती है वो परफॉर्म कर सकती है, उसके द्वारा कंप्लीट होना चाहिए। A staffing plan should be delegated to each unit level head nurse so that activities of each ward and details of each shift are planned well। जो स्टाफिंग प्लान्स होते हैं वो भी यूनिट लेवल के अकॉर्डिंग, यूनिट वाइज जो उसके हेड होती है, नर्सेस हेड होती है, उसको प्लान करना चाहिए, और हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग जो भी प्लान हो, चाहे वो डे शिफ्ट का प्लान हो, जो भी रोटेशनल प्लान है, उसको वेल प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द पर्सोनल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैन पावर प्लानिंग क्या होते हैं। जब हम कोई टास्क या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स होती है, कि यानी कि इसमें हमें ह्यूमंस की नीड्स होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट वन, इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द पर्सोनल। सबसे पहले हमें इंश्योर करना कि जो भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है
यूटिलाइजेशन है पर्सोनल का, वो अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। असेसिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी हमारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसको असेस करना। डिटरमाइनिंग द रिक्रूटमेंट सोर्सेस, और जो भी हमारा रिक्रूटमेंट सोर्सेस हैं उनको डिटरमाइन करना चाहिए। एंटिसिपेटेड फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड, और जो भी हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड है, चाहे वो रिजाइग्नेशन का हो गया, सिंपल डिस्चार्ज है, डिसिमल एंड रिटायरमेंट्स का है, उसको हमें एंटिसिपेट्स करना चाहिए। अच्छे से पास्ट रिकॉर्ड को फॉलो करके चलना चाहिए। डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट्स डेवलपमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स, और जो भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है किसी भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, उसको भी हमें डिटरमाइन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सोनल नीड। सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी जॉब कैटेगरी के अंदर कितने पर्सोनल की नीड है और किस टाइप्स के स्किल्स और नॉलेज की नीड्स होती है एक जॉब के लिए, उसको हमें डिटरमाइन करना है। रिक्रूटमेंट के बारे में हम जानते हैं कि पर्सन की स्किल्स, क्वालिफिकेशन और उसके टैलेंट के बेस पे हमें जॉब को प्रोवाइड करना है। इंटरव्यू, जब हम रिक्रूटमेंट देते हैं तो उसके बाद में हम पर्सोनल का इंटरव्यू करते हैं कि जो भी पर्सोनल है उसके अंदर नॉलेज है, स्किल्स है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सिलेक्शन, देन उसके बाद में हम स्टाफ का सेलेक्ट करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन और टैलेंट के बेस पे। असाइन पर्सोनल, और जो भी पर्सन हैं उनके जॉब को हम असाइन करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं और उनके क्या टास्क हैं उसके बारे में उनको हम असाइन करते हैं। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, जब कोई भी पर्सोनल एक जॉब के अंदर इंटर करता है, जब वो जॉब करना स्टार्ट करता है तो उसको हमें इंडक्ट करना है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके क्या क्या वर्क हैं उसके बारे में हम उसे बताते, ओरिएंटेट करते। किसी भी सेक्टर में जब हम जॉब करने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ओरिएंटेट किया जाता है कि जो भी मैनेजमेंट क्या क्या है एक जॉब के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में बताया जाता है और जो भी टास्क है उसको कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को बताया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन करना और ओरिएंटेट करना। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर स्टाफिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य क्या है स्टाफिंग का। प्रोवाइड एंड ऑल प्रोफेशनल नर्स स्टाफ इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स, ऑपरेटिंग रूम्स, लेबर एंड इमरजेंसीज रूम। जितने भी क्रिटिकल केयर यूनिट, चाहे वो ऑपरेटिंग रूम हो, चाहे लेबर हो और या फिर इमरजेंसी रूम्स हो, उसमें हमें सबसे पहले एक एडिक्वेट नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड करना है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जितना नीडफुल, जितना नर्स की स्टाफ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोफेशनल नर्स को प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ टू परमिट 1:1 नर्स पेशेंट रेशियो फॉर ईच शिफ्ट इन एवरी क्रिटिकल केयर यूनिट। हर एक क्रिटिकल केयर यूनिट में हमें सफिशिएंट स्टाफ प्रोवाइड करना है कि उस यूनिट के अंदर जो नर्स पेशेंट रेशियो है 1:1 मेंटेन हो पाए। यानी कि चाहे जितना भी यदि कोई क्रिटिकल यूनिट है तो उसके अंदर जो नर्स पेशेंट रेशियो है 1:1 होना चाहिए। तो हमें सफिशिएंट नर्स प्रोवाइड करना है कि जो भी क्रिटिकल यूनिट है उसके अंदर जो भी नर्स की नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाए। Provide sufficient nursing staff in general medical, surgical, obstetric and gynecology, pediatrics and psychiatric unit to permit 1:5 nurse patient ratio on day and afternoon shift। हमें चाहे वो मेडिकल हो, जनरल केस हो या फिर मेडिकल, सर्जिकल या फिर ऑब्स्टेट्रिक, चाहे गायनिकोलॉजी या पीडियाट्रिक, किसी भी यूनिट्स में
किसी भी डिपार्टमेंट में जो नर्स पेशेंट रेशियो है, चाहे वो आफ्टरनून का हो या फिर डे शिफ्ट का हो, तो उसका जो रेशियो है नर्स पेशेंट रेशियो 1:5 होना चाहिए। जो नॉर्मल केयरिंग यूनिट है, चाहे वो मेडिकल केयर हो गया या फिर सर्जिकल या फिर ऑब्स्टेट्रिक, जो भी जनरल यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर जो भी पर्सन्स जो भी क्लाइंट है उसकी जो उसका जो रेशियो है वो 1:5 होना चाहिए। Next one is involve the heads of the nurse staffs and all nursing personnel in designing the department's overall staffing program। हमें ओवरऑल स्टाफिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए नर्स जो हेड ऑफ नर्स है उसको इंक्लूड करना है। जो भी नर्सिंग पर्सोनल हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको परफॉर्म, उनकी जो वर्क है उनको परफॉर्म करने के लिए। Hold each head nurse responsible for translating the department's master staffing plan to sequential 8 weeks time schedule for personnel assigned to her or his unit। किसी भी यूनिट में जो भी मास्टर प्लान की गई है, जो भी स्टाफ के लिए मास्टर सीट प्लान की गई है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक अच्छी और रिस्पॉन्सिबल नर्स को होल्ड करना चाहिए कि जो भी उसने प्लान बनाया है, मास्टर स्टाफिंग प्लान बनाया, वो सीक्वेंस वाइज 8 वीक तक शेड्यूल्स में वर्क करें। असाइंड किए गए हैं जो भी मास्टर प्लान, वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए किसी भी यूनिट के अंदर। इन्फॉर्म ईच नर्सिंग एम्प्लॉय दैट रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक वेकेशन और हॉलीडे टाइम विल बी ऑनर्ड विद इन द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय पेशेंट केयर। हमें हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय, जो भी नर्सिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पहले से बता देना है कि उनका जो वेकेशन है, स्पेसिफिक वेकेशन दिया गया है, वो लिमिटेड टाइम का होना चाहिए, जिससे किसी भी पेशेंट को उनकी केयर में इम्पोज ना हो। यानी जो भी पेशेंट एडमिट है उनकी केयर में कोई भी इम्पोज ना हो, उनका केयर डिले ना हो। इसलिए हर एक स्टाफ्स का एक लिमिटेड वेकेशन होना चाहिए। नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग, क्या नॉर्म्स हैं स्टाफिंग के, रूल एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं स्टाफिंग के। Norms of staffing are the guideline or standards that organization follow when it comes to staffing their workforce। जब कोई वर्कफोर्स के अंदर आता है, जब कोई स्टाफिंग कर रहा है, तो उसके अंदर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या गाइडलाइंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नॉर्म्स है, जॉब एनालिसिस। बिफोर द स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन कुड कंडक्ट अ जॉब एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच पोजीशन। सबसे पहले इसमें स्टाफिंग के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, उसमें सबसे पहले क्या है, जॉब एनालिसिस। स्टाफिंग के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टाफिंग किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करता है, जिसमें वो पर्सन्स की जो भी नीडेड पर्सन्स हैं, यानी जो भी प्रोफेशंस हैं, उसके अंदर क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जॉब का एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट। वंस द जॉब एनालिसिस इज़ कंप्लीट, जब एक बार जॉब एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हर एक जॉब कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में हम रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज इंगेज इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को इंगेज करता है, जिसमें जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं, जो भी उचित जॉब कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल कैंडिडेट यानी उचित कैंडिडेट होते हैं, उनको हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अट्रैक्ट करते हैं कि वो इस जॉब के लिए उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो मच है। तो उसके अंदर हम रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उसमें हम बताते हैं कि क्या क्या बोनस हैं और सैलरी पेमेंट क्या है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो उसमें हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रिक्रूटमेंट को इंगेज करते हैं। देन हम नेक्स्ट वन इज़ सेलेक्शन। फिर उसके बाद में हम सेलेक्शन करते हैं। जब रिक्रूटमेंट हो जाता है, हमारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद में हम जॉब के लिए उनका सिलेक्शन करते हैं।
सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाइज द मोस्ट सुटेबल इंडिविजुअल फॉर जॉब। इसमें जो भी पर्सन्स सुटेबल्स होते हैं जॉब के लिए उनको हम सेलेक्ट करते हैं। ये एक सिलेक्शन जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओरिएंटेशन नेक्स्ट है, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में हम जब पर्टिकुलर पर्सन्स को एक जॉब के लिए हायर कर लेते हैं, यानी जब हम जॉब के लिए किसी पर्सन को हायर कर चुके होते हैं, देन उसके बाद में हमको सेलेक्ट कर चुके होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पर्सन्स को ओरिएंटेट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, वन सेलेक्टेड द कैंडिडेट, जब एक बार कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है और वो उस वर्क के लिए इंटर करता है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या फंक्शन है उनके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में उनको हम फैमिलियराइज़ करते हैं। उनको हम बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स क्या है और उनका वर्क इन्वायरमेंट है जो है वो क्या है, उसके बारे में हम पर्सनल को डिस्कस करते हैं, बताते हैं। यानी हम एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर हर एक पर्सन को कैटेगरी वाइज जॉब को के बारे में आइडेंटिफाइड कराते हैं, ओरिएंटेट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हर एक एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। यानी जो भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके क्या परफॉर्मेंस हैं, उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया है एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसको हम वो क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कैरियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कैरियर डेवलपमेंट टू देयर एम्प्लॉयज़। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो अलग अलग डिफरेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं और अपने कैरियर को बेस्ट कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि स्टाफिंग के अंदर हम नॉलेज के लिए क्लासिंग करते हैं और बहुत सारे रिवॉर्ड्स और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक अलग तरीके से उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन सक्सेशन प्लानिंग टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप पोटेंशियल लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो सक्सेशन प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो पर्सन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं या फिर वो अच्छा उनका जो टैलेंट है वो बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है एक सक्सेशन प्लानिंग को इंगेज करते हैं, जिसमें वो जो पोटेंशियल पर्सन्स होते हैं, एक अच्छे स्किलफुल पर्सन्स होते हैं, उनको लीडरशिप के लिए ऑर्गेनाइजेशन चूज करता है। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहें। थैंक यू।